नुकताच जेईई जॉईंट एंट्रन्स एक्झामचा निकाल लागलेला आहे आणि त्या निकालामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील अशा जुन्नर शहरातील एक विद्यार्थी की ज्यानं अत्यंत उत्तम अशी भरारी घेतलेली आहे तो म्हणजे मोहम्मद अयूब. हा विद्यार्थी माझ्याबरोबर आहे. जुन्नर शहरातील आहे, शिवजन्मभूमी जुन्नरमधील आहे. तो आपल्याबरोबर आहेत. आपण समजून घेऊयात काय नक्की ही परीक्षा, कशी तयारी असते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी देखील सहज ही परीक्षा पास होऊन पुढे जात आहेत आणि भारतातील सगळ्यात उत्तमातल्या उत्तम इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये सहज प्रवेश घेऊ शकतात. तर बघूयात आपण. मोहम्मद अयूब, पहिल्यांदा अभिनंदन तुझं. आणि खरं तर तू जुन्नरमध्येच असताना जुन्नरच्या शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालयात तुझं 10वीपर्यंत शिक्षण झालं. त्यानंतर श्री शिवछत्रपती जुन्नर महाविद्यालयामध्ये तुझं 12वीपर्यंत शिक्षण झालं आणि तू जेईची एक्झाम ही पहिल्याच प्रयत्नामध्ये पासआउट केली. नक्की कसं हे कसं शक्य, काय केलं? टाइम टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल मी टाइम टेबल बनवलं होतं. ते स्टडी टाइम टेबलचं होतं. म्हणजे ॲट द एंड ऑफ 10th ओनली आय हॅव मेड द टाइम टेबल फॉर जेईई मेन्स अँड ॲडव्हान्स. हाऊ मच वी हॅव टू स्टडी, दॅट इज इम्पॉर्टंट दॅट. And in that study time we have to only study, do not touch mobile and all that. Great. And at that lecture time we have to also include that and in that we have to do hard work, only hard work, and consistency is the one of the main key point in taking success and all that. And we have to minimize the effort, and minimize effort means we have to do minimum effort to take that question. आप हिंदी में भी अच्छे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हिंदी में बताइए हमें. हमें ऐसा है कि एक्चुअली हमें अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज करना है ताकि हम मैक्सिमम नॉलेज हम उससे गेन कर सकें. हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि मिनिमम एफर्ट से हम मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाए, उसको अप्लाई कर सकें. मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम नॉलेज ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस उम्र में इतनी समझ बच्चों को आना और बच्चों ने ये सब करना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, क्योंकि एज इफ आप देख सकते हो कि 16 लाख 15 लाख अप्रॉक्स जो है ऑल ओवर नेशन एंड ऑल ओवर वर्ल्ड देते हैं एग्जामिनेशन इंडिया में IITs के लिए या फिर दूसरे अच्छे कॉलेजेस NITs उस सब के लिए. बट जो 16,000 जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं IITs के लिए अप्रॉक्स, उनके पास एक स्पेशल माइंडसेट रहता है कि जो वो कर सकते हैं ना, वही जो दीवार बाकी सब बच्चे भी हार्ड वर्क करेंगे. और जो एक माइंडसेट है वो 16,000 बच्चों का, वो अलग है पूरे 15 लाख बच्चों से. वही बात हमें समझे कि माइंडसेट अलग है, तो आप तो उसमें हो ना, तो माइंडसेट अलग है. तो जो रेगुलर बच्चे पढ़ाई करते हैं कि देखो ना, अभी आपने तो कहीं पर फाउंडेशन का क्लास भी नहीं लगाया ना. 8, 9, 10 में आपने जेईई के लिए कुछ फाउंडेशन किया है. आप डायरेक्टली 11th के बाद, 10th के बाद 11th 12th में इसका पूरा प्रिपरेशन आपने किया हुआ है. तो एक अलग से माइंडसेट जो आप कह रहे हैं वो हम सबको समझने दो कि वो अलग से माइंडसेट कैसा होता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए. एफर्ट्स लेते हो तो आप पैसे लेते हो, जैसे आपने कहा कि मोबाइल और ये बात है. तो इस उम्र में ये सब बातों को बाजू को करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो है ऑफलाइन क्लासेस, एज इफ ऑनलाइन भी एक बेटर ऑप्शन है पढ़ने के लिए, बट ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा रहता है कि अगर क्लासेस में लाइब्रेरी है तो वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है. क्योंकि आपको लाइब्रेरी में जाओगे तो आपके पास फ़ोन तो रहने नहीं देंगे वो लोग. फ़ोन तो आपको सबमिट करना पड़ता है. तो उससे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि वो रहता है, क्योंकि आप लाइब्रेरी में सिर्फ आप बुक्स के साथ पढ़ोगे, उनमें पढ़ोगे सिर्फ, ऐसा रहता है. और ज़्यादा आपको अगर डिस्ट्रैक्शन है कि आपके पास बच्चे बैठे हुए तो आप थोड़ा अलग जाके पढ़ सकते हो. और इसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आपको जो भी मिनिमम सा भी डाउट आया ना वो सर से पूछ लो. आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये एकदम सिली सा डाउट है, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में. तो आप इससे मत डरो, क्योंकि मैं भी 10th के पहले ऐसा ही था कि मैं सर से पूछने के लिए बहुत डरता था कि सिली सा डाउट है, सर क्या सोचेंगे. तो 11th में मैंने ये सब छोड़ दिया कि सिली सा डाउट है, क्योंकि अगर वो डाउट अगर एग्जाम में आ गया तो फिर वो तो हमारे मार्क्स चले जाएंगे उसकी वजह से. इसीलिए आप सिली सा डाउट है तो भी पूछो सर से, क्योंकि आपको डाउट है. अयूब, मोबाइल बाजू में रखना पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो है, बट आपको ऐसा है कि आप एकदम से ही नहीं रख सकते हो मोबाइल पूरा साइड में, क्योंकि आपको मिनिमम करते रहना है. जैसा कि आप अगर 10th में 10 आवर्स फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा एक महीने के लिए आप 9 आवर्स कर दो, फिर 8 आवर्स कर दो, फिर कंटिन्यू एक महीने के बाद 1 आवर आधा आवर कम करते जाओ, तो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा. मैं लास्ट में शायद 1 आवर और 2 आवर
11th के एंड में 1 आवर और 2 आवर फ़ोन ही यूज़ करता था उसके। अभी तुमने जो मोबाइल यूज़ किया वो यूज़ करते वक्त क्या देखा है? एक्चुअली उसमें मेरा मैक्सिमम टाइम घर वालों से बातें के लिए और जो हमारा क्लासेस का जो ग्रुप था उस पर जो टाइम टेबल आता था और जो नेक्स्ट डे इम्पोर्टेंट क्लासेस है उन सब के लिए मैं चेक करने के लिए लेता था फ़ोन, और थोड़ा सा आधा घंटा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ओके। सो मेरा ये अभी पूछना रहेगा आपको कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो 8, 9, 10 में फाउंडेशन करते हैं, उसके बाद जेई के लिए प्रिपरेशन या नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। कई बच्चे ऐसे कि 10th के बाद 11, 12 में प्रिपेयर करते हैं, जो आपने किया हुआ है। कई बच्चे ऐसे कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि अरे मैं नहीं हो सकता, तो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप देखिए, जैसा अभी कुछ बच्चे रहेंगे जो इस ईयर ड्रॉप लेके उन्होंने किया है, कि आप कर सकते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं जैसा मैंने किया। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। आपके पास पोटेंशियल है, बट आपको कोई सही टीचर चाहिए जो आपको बता सके कि इसको कैसे क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, वो सब। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है, वो एग्जाम में क्वेश्चन का जो टाइप है, उसके लिए आपके टीचर ने तो आपको मदद की होगी। यस। और वो मदद के बाद आपने भी जो प्रिपरेशन किया है, वो प्रिपरेशन कैसे किया है? एक्चुअली मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं पाया। फर्स्ट ऑफ मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व करता था, बट लास्ट में मैंने ज़्यादा फोकस कंसेप्ट्स पे किया और 1-2 क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन थे उसको अप्लाई बनाया बस, उसके बाद और कुछ नहीं। क्योंकि लास्ट 1-2 महीने में आपको ज़्यादातर तो मॉक्स ही लेने रहते हैं, तो आप ज़्यादातर फोकस नहीं कर पाते हो कि ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाओ। सिर्फ आपको मॉक्स और कंसेप्ट पे ही ध्यान देना रहता है उसमें। अभी आपने जो कंसेप्ट ओरिएंटेड बात की है, लेकिन आयुक्त तो अभी एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो ना सीबीएसई है ना एनसीईआरटी का कुछ पता था आयुक्त को, लेकिन 11th में जाने के बाद एक साइड में स्टेट बोर्ड का पूरा स्टडी चला हुआ था और एक साइड में एनसीईआरटी का या जो सीबीएसई का अभी जो करिकुलम आपको रहता है जेई के लिए, उसका प्रिपरेशन था। तो ये सब कैसे करें? जैसे हम लोग एंटर किए थे, हमारा फर्स्ट क्लास जो हुआ था वो 1 जून को हुआ था। एट द 2023 जून को मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था जेई का। उसमें मैथ्स तो मेरा थोड़ा, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उस टाइम पे मैथ्स था, तो मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग में, बट थोड़ा एंडिंग में क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस था वो, तो हमने कुछ 10th तक तो उसको पढ़ा नहीं था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी केमिस्ट्री और फिजिक्स। जैसे ही हमारा स्टेट बोर्ड और सीबीएसई जो है एनसीईआरटी, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आया। स्टार्ट के 2 महीने मुझे प्रॉब्लम हुई कि इसको कैसे कवर करना है थोड़ा, फिर मैंने सर से बात किया, उससे क्लियर हो गया मेरा कि कैसा करना है उसको सिर्फ। हमें वही जानना है आपसे कि आपने जो क्लियर किया हुआ है वो कैसे किया, पढ़ाई उस ढंग में कैसे किया आपने, कि आपका जो कॉन्फिडेंस का कम था वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, वो कैसे किया आपने? सर हमारे स्टार्ट में बोलते थे कि आप क्लास में आंसर दो, चाहे आपका रॉन्ग हो, आप क्लास में आंसर दो, उसी से आप सीखोगे कि कैसे करना है, या फिर इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा इसको, या फिर इस कंसेप्ट में हम ये सोच रहे हैं, दूसरा क्या सोच रहा है कि उसका आंसर करेक्ट है। तो हमें वो थिंकिंग स्टार्टिंग में ही लेना रहता है। तो मुझे थोड़ा 1-2 महीने प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद फिर मेरा वो थिंकिंग थोड़ा सही से आ गया, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे एंडिंग में। मेरा और एक सवाल ऐसा रहेगा कि आप जहाँ पर पढ़ रहे थे, यानी आप जुन्नर में आपकी पढ़ाई हुई है, उसके बाद आप बम्बई गए हो, तो गांव का माहौल और शहर का माहौल और उसमें पढ़ाई करना कितनी दिक्कत है? फर्स्ट ऑफ ऑल गांव में ऐसा रहता है कि आपके पास जैसे आप बोल सकते हैं कॉइन के 2 हिस्से रहते हैं, एक अच्छा भी रहता है एक बुरा भी रहता है। सिटी में ऐसा है कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा मिलेंगे, बट उसको ट्रैवल करने का डिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, बट नंबर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, बट ट्रैफिक भी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। तो उससे थोड़ा वो होता है कि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो ट्रैवल करने में, तो उसमें आप कंज्यूम कैसा कर सकते हो उस टाइम को कि आप उसमें भी पढ़ाई कर सको। ये वन ऑफ द बेटर ऑप्शन रहता है कि आप उसमें, यानी आपने ट्रैवल में भी यूज़ किया है। यस। सो मेरा वही पूछना है कि आपका शेड्यूल सुबह उठने से रात सोने तक कैसा था 2 साल का पूरा? मैं बीच में थोड़ा गैप होता रहा था, जैसे छुट्टी है तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था टाइम टेबल, बट जैसे ही छुट्टी खत्म हुई तो उसके बाद मैंने अपना टाइम टेबल वापस रीशेड्यूल कर दिया था, मतलब सेम शेड्यूल को वापस ले लिया था। जैसा मेरा ऐसा था कि कुछ मैं 11:30-12 को सो जाता था,
और 3:30 के आसपास मैं उठता था अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। 3:30 से 5:30 तक मैं पढ़ता था। फिर उसके बाद प्रेयर्स जो रहती है नमाज वो सब किया। फिर 6:30 को मैं क्लास को निकलता था। 7 o'clock की हमारी क्लास रहती थी स्टार्टिंग में, तो 7 o'clock को हम निकले तो फिर 1:30 तक तो क्लासेस ही रहती थी। तो 1:30 के बाद घर पे आया, हाफ एन आवर में मैंने खाना और वो सब फ्रेश किया, फ्रेश हुआ और फिर नहाया वो सब, और फिर वापस 2 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी चला जाता था। फिर 8:30 तक वहाँ पर ही लाइब्रेरी में। Experience offline learning like never before. Spacious classrooms, guidance from a dedicated mentor. With regular parent-educator sessions, every learner gets a personalized progress report. India's largest learning platform, now offline. Grade your preparation, track your goals. Join the Unacademy Center. एंड फिर उसके बाद घर पे आके 9 बजे तक खाना खाया, फिर थोड़ा और सेल्फ स्टडी एंड 11:30 को वापस सो गया। ऐसा कभी हुआ है क्या कि ये सब पढ़ाई करते वक्त कोई नर्वसनेस आया है, कोई कंफ्यूजन हुआ है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, वो होता था बीच बीच में कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं। पहले सवाल हम क्यों कर रहे हैं कि हम दो, जैसे गांव में रहता है कि घर पे कहीं पे भी जा सकते हैं कि जब मन चाह कहीं पे भी नहीं चले जाओ, हम ये क्यों, पहले तो यही सवाल आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बट हम ये क्यों, इसका जवाब मैं बोलूँगा कि आप अगर ये कर लोगे तो बाद में आपको ही बहुत बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि IITs जो है वो बहुत अच्छे, और एम्स जो जैसे जो बच्चे नीट दे रहे हैं, एम्स उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ही है इंडिया का, मेडिकल में और इंजीनियरिंग में IITs। वो अगर आपको मिल गया तो आपकी बाद में तो लाइफ सेट ही होने वाली है। ये सब बातें यानी जेई करनी है, जब आपकी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई चली थी, उसी वक्त आपके दिमाग में आया था या आगे जाने के बाद आया, कैसे हुआ ये सब मैं एक्चुअली इसका क्रेडिट मेरे एक दोस्त को जाता है। उसने मुझे 9th 10th में बताया था कि जेई एग्ज़ाम होता है, और 9th में एक्चुअली बताया था उसने, जेई एग्ज़ाम होता है, मैं देने वाला हूँ, इसमें ऐसा ऐसा होता है, वो सब उसी ने मुझे बताया था। उस खुशनसीब दोस्त का नाम? उसका नाम श्रेयस था। श्रेयस शेटे। पूरा नाम क्या है? श्रेयस संतोष शेटे। ओके, कहाँ पर रहता है वो? उधर जुन्नर के नजदीक जुन्नर में ही है, मतलब पेट्रोल पंप के साइड है। ओके ओके, यानी जुन्नर का ही कोई बच्चा है, हाँ, उसके जी। साथ ही, यानी दोस्त है वो, दोस्त के साथ बात करते करते समझ में आया, और समझ में आने के बाद आपने ठान ली, और जो जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट आपने की है। ये एक्चुअली जिंदगी में नहीं बता सकते, बोल सकते इसको अचीवमेंट तो है, बट जिंदगी की नहीं बोल सकते। बढ़िया, तो फिर आगे जाके क्या, यही पूछना है मुझे। अभी आगे तो IIT से करने के बाद वापस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, ऐसा प्लान है। क्या बनने की कोशिश है? एंड तो बाद में तो गेट देने के बाद वापस है IIT, मतलब IIT या फिर MIT देख लूँगा, उसमें देखूँगा, या फिर उसके बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC वो सब। हाँ, वही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कह रहे हो, यूपीएससी की बात आप कह रहे हो कि यूपीएससी की बात जब आती है सामने, तो वहाँ पर तो IAS, IRS, IFS या IPS, आपके पिताजी तो वहाँ पर होमगार्ड में काम करते हैं। एक पुलिस की वर्दी जैसी रहती है, वैसी वर्दी उनकी रहती है, और वो देश के लिए सेवा करते हैं। तो क्या यूपीएससी के बाद आपको उसी लाइन में जाने का सोच रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग कुछ है? नहीं, UPSC का तो कॉम्पिटिटिव वही IAS, उसमें ज़्यादा तो मेरा फोकस तो IAS में है। ओके, उसके बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी उसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो भी आपकी जो मन में ठाना हुआ है वो भी आगे जाके पूरा हो जाए, ये तो हमारी शुभकामना रहेगी। ये सब करते वक्त घर में से, फैमिली में से माँ है, पिताजी है, और घर वाले सब फैमिली के मेम्बर है, उनका सपोर्ट कैसा रहा, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किए अचीवमेंट उसके लिए, जो उन्होंने जितना सपोर्ट किए, तो मुझे एक्चुअली ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से दूर रखता है 2 years के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को 2 साल के लिए किसी और के हवाले कर दे, या फिर कहीं दूर भेज दे अपने से, ताकि वो अच्छे से उसका करियर बन सके। उस वक्त आपको भी, आपके आंखों में भी आंसू आ रहे थोड़े से, उस वक्त पिताजी और माँ ने ये फैसला लिया कि आपको भेजना है वहाँ तक, तो आपको जाते वक्त कैसा लगा, क्या लग रहा था? स्टार्टिंग में मैं तो घर पे बताया नहीं कि कितना डर लगा था, क्योंकि एक्चुअली मैं 1st से 10th तक मैं घर पे ही रहा था, उसके मैं कहीं बाहर पढ़ा नहीं हूँ, मैंने क्लासेस लगाई थी 10th तक। तो फिर
क्योंकि पहली बार और घर से इतना दूर मुंबई जैसे शहर में पढ़ने के लिए वो बहुत टफ चैलेंज रहता है एक माँ बाप के लिए ऐसा। क्या कहोगे आपके पिताजी और माताजी के लिए? ऐसा सभी पेरेंट्स का ऐसा होना चाहिए जैसा मेरे पेरेंट्स है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में, एंड थैंक यू। सो अभी जुन्नर और इधर उधर के यहाँ के नज़दीक के लड़के हैं कि जो यहाँ पर ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए आप क्या सलाह दोगे? कि आप एक बार कंसिस्टेंटली जो मेहनत कर रहे हो, आज समझ लो आपसे 15 घंटे पढ़ाई हो रही है, या फिर कल अगर 14 हो गई, तो ऐसा ट्राई करो कि परसों जो होगी वो 16 आवर्स होगी, ताकि आप एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ सको। और ऐसा रखो कि विद इन एक मंथ अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगले एक महीने में आप 15 आवर्स एंड 15 मिनट्स पढ़ लो। थोड़ा इंक्रीज करने का ट्राई करो ताकि आप मैक्सिमम आवर्स उसी में बिता सको, और ज़्यादातर फ़ोन का यूज़ कम कर लो, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा उसमें, क्योंकि फ़ोन जो है आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत देता है इस प्रिपरेशन में। या आपको ऐसा घर का मैसेज आ जाएगा, जैसा आपको किसी दोस्त का मैसेज आएगा, चल आ जा बाहर खेलने जाएंगे, ऐसा, तो आप इसको फ़ोन का साइड रख के पढ़ोगे, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। ये रहेगा कि आप जो है आप 2 साल फ़ोन को रखोगे, आप नेक्स्ट आपकी जितनी लाइफ स्पैन है उसमें तो आप फ़ोन तो लेने वाले ही हो। अगर आप इस 2 साल में मेहनत कर लोगे तो आपको बेटर फ्यूचर के लिए, तो आप अभी जैसा आप कोई एंड्रॉयड यूज़ करोगे तो आप बेटर एंड्रॉयड जैसे सैमसंग और आईफोन वो सब अफोर्ड कर सकोगे, अगर आप इस स्टेज से अगर अच्छे से निकल गया। कि आप अगर अभी फ़ोन को यूज़ ज़्यादा करोगे तो ये 2 साल आपके बर्बाद हो गए, तो फिर आप बाकी ज़िंदगी तो पछताते हुए रहोगे। ऐसा मैं बोलना चाहूँगा कि आप 2 साल फ़ोन को साइड में रख के जितना हो सके आप बुक्स की तरफ फोकस करो, ताकि आपको बेटर फ्यूचर हो सके। और एक आखिरी सवाल, अभी तो 32 रैंक आपकी आ चुकी है, आगे जाके किस साइड में करियर करने का आप सोच रहे हो? मैं एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सोच रहा हूँ, बट मोर स्पेसिफिकली AI और रोबोटिक्स फील्ड में, इसमें ज़्यादातर सोचना का इरादा है मेरा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया बात की है आपने, बच्चों के लिए भी आपने बहुत अच्छी बात की है। हा होता मोहम्मद अयूब की ज्यानं PWD यामध्ये भारतामध्ये 32वा क्रमांक 32वी रँक त्याची आली आहे JEEमध्ये। हे सगळं करत असताना आपण त्याच्याबरोबर तर बोललो, परंतु कुटुंब हे फार महत्त्वाचं असतं। त्याचे वडील होमगार्डमध्ये समादेशक म्हणून तालुका समादेशक म्हणून कार्यरत आहेत, समाजाची सेवा करण्याचं काम करतात। खरं तर आपल्या मुलानं हा सगळा सक्सेस मिळवला, यश मिळवलंय, त्यांना काय वाटतं ते पण आपण त्यांच्यावर जाणून घेणार आहोत। आपल्या बरोबर आहेत त्यांचे वडील मुराद अब्बास सैयद, होत आपण काय म्हणतात ते आपलं। अब्बास भाई, अभी मोहम्मद अयूब ने तो बहुत अच्छी से अचीवमेंट की है, एक पिताजी कर ये कब समझ में आया था कि एजुकेशन इतनी जिम्मेदार भी बात है, इतनी बड़ी अचीवमेंट उसने की है, ये सब बातें कैसे लग रही थी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं होमगार्ड के अंदर भर्ती हुआ और माहौल देखा जुन्नर का कि कुछ आज का जो ज़माना है वो शिक्षण के सिवा परिया नहीं है, लेकिन अपने गिनती के 2 ही बच्चे, एक लड़की और एक लड़का है। लड़की का ग्रेजुएशन हुआ, M.Tech चालू 1 साल के लिए, उसकी शादी हुई, अब बच्चा एक ही है। बाप मेरा शिक्षक था, अच्छा संस्कार दिए उन्होंने, और मैं समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि समाज ने मेरे को इतना सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। लेकिन आज भी मैं जो बच्चे के लिए शिक्षण के लिए महत्व था मेरे लिए, वो मैंने शिक्षण को महत्व दिया। हालांकि बच्चों को, माँ को, बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को ये दूर रखते हुए, मतलब बच्चा एक ही है, एक होता है, एक है, लेकिन उसको दूर रखना है। और शिक्षण भी महत्व है आज का ज़माना, लेकिन मैंने शिक्षण पे ज़्यादा जोर दिया। और शिक्षण आजकल जो भी चाहिए, अगर किसी पोस्ट पे भी जाना है, किसी को काम भी करना है, कुछ नौकरी भी लगना है, तो वो पहले शिक्षण देखते हैं। तो मैंने यही ठान लिया दिल के अंदर, भले बच्चा 2 साल नहीं 4 साल जाए, पैसा जितना लगे मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को शिक्षण चाहिए। आज मेरे पास शिक्षण नहीं था, उस टाइम पे 99 के अंदर 8वीं पास हुआ था, जब होमगार्ड में भर्ती हुआ देश सेवा के लिए। आज मेरे को फख्र है, मैं जुन्नर शिवाजी महाराज इनके जन्मभूमि पर हूँ कि मेरा बच्चा आज पहले से IIT में यानी एडवांस पास किया है JEE के अंदर, और वो 32वें रैंक पे आया है। मेरे को फख्र है।
ये बात तो बहुत खुशी वाली है कि हर एक पिताजी को इसका फक्र होना ज़रूरी है, लेकिन आप एक पिताजी हो, पापा हो, तो जो बच्चे अभी पढ़ाई करते हैं उनके लिए आप क्या कहोगे कि उन बच्चों के लिए पिताजी ने क्या करना चाहिए? आपने जो कोई सहा है, जो आपने जो कहा है, उस पर भी क्या कहना चाहोगे? मैं सब बच्चों से, सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही सलाह दूंगा कि आज का ज़माना जो है वो शिक्षण के सिवा कोई अर्थ नहीं। शिक्षण ज़रूरी है और वो चाहे अपने माँ बाप ने अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन शिक्षण देना ज़रूरी है आज के ज़माने। और जब तक शिक्षण नहीं मिलेगा, जब तक कोई उसको पूछेगा नहीं, जब तक शिक्षण रहेगा सब पूछता रहेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ती रहेगी और आगे चल के अच्छा भी कर सकता है। पूरी फैमिली है, समाज है का, उसकी इज्जत भी बढ़ सकती है। ये चीज़ अगर शिक्षण रहा तो सभी पूछे, नहीं तो कोई भी नहीं पूछता। अभी बहुत कुछ बातें उसकी शिक्षा के वक्त हमारी हुई थी, अयुक्ति वक्त में। जी। तो ये जो सब बातें हुई थी उस वक्त में आपको कैसा लग रहा है ये सब? ये सब देखकर और आयुक्त की आज कामयाबी देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये बारे में मेरे को इसके बारे में सर आपसे मेरा पहले से डिस्कशन हुआ है। आपने मेरे को अच्छी राय दिया, बच्चों को शिक्षण के ऊपर ध्यान देना है, हर चीज़ करना है। समाज में आप आए, कई टाइम आप समाज में आपको बुलाया हमारी तरफ से, और समाज में आके आपने राय दिए, अच्छी अच्छी राय दी है। बच्चों को शिक्षण के ऊपर दिए, ITI के ऊपर दिए, कॉलेज के ऊपर दिए, बच्चों को बेसिक शिक्षण कहाँ से देना बनता है वो हिसाब से आपने जो मेरे को राय बताया था वो राह पे चल के आज चलाओ तो मैं सक्सेस हुआ। मेरा बच्चा आज JEE क्रैक करके IIT के अंदर एडमिशन लेने वाला है। सर ये आपकी मेहरबानी है और समाज की मेहरबानी है हकीम ये चीज़ की बारे में। हे होते मुराद अब्बास सय्यद आणि त्यांना खरंच खूप आनंद आहे, बोलताना ते आपल्याला जाणवत आहे आणि खरंच प्रत्येक विद्यार्थ्यानं कशा पद्धतीने अभ्यास करावा, आपलं करिअर कसं करावं ही बाब आपल्या सर्वांसमोर मांडण्याचा आमचा हा एक प्रयत्न होता। मुराद अब्बास सय्यद हे माझे चांगले मित्र आहेत। मुलाचं शिक्षण ज्यावेळेस चालू होतं ते चालू असताना बऱ्याच वेळा आमच्या चर्चा देखील झाल्या आहेत आणि मी शिक्षकी पेशामध्ये असल्यामुळे त्यांना कशा पद्धतीने पुढे जावं आणि कसं यशाचं शिखर पादाक्रांत करावं यावेळेस अनेक चर्चा आम्ही केल्या होत्या। निश्चित त्याचं यश हे त्याचे कष्ट आहेत। फक्त त्यांना सांगितली जी गोष्ट आहे की कन्सिस्टन्सी म्हणजे सातत्य आणि आपल्या ध्येयाप्रती राहणं प्रामाणिक, ही गोष्ट जर आपण केली आणि आपल्यासाठी आपल्या गोल साध्य करत असताना जे जे ऑब्स्टॅकल, ज्या अडचणी येत आहेत ते ऑब्स्टॅकल्स आपण बाजूला करून जर आपल्या ध्येयाप्रती प्रामाणिक राहिलो तर यश हे निश्चित मिळतं। याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मोहम्मद अयूब। आपल्या सगळ्या शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मी एकच सांगेन की अशा पद्धतीने जर आपण सातत्य अभ्यासात ठेवलं तर यश निश्चित आपल्याला मिळणार आहे, यामध्ये किंचित शंका नाही। ब्युरो रिपोर्ट, वार्ता विश्व।